Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, we'll discuss important MCQ related to NTA UGC NET पेपर 1। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 जो है वो कर लिया है और ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो आई होप आपने पिछली वाली वीडियो देख ली है। So without any delay, let's get started. The rules of presenting the contents to make them easy are called। कंटेंट को प्रेजेंट करने के जो रूल्स होते हैं उनको ईजी बनाने को क्या कहते हैं। मान लो कोई भी कंटेंट है आपके पास, मान लो कोई चीज़ है आपने एक्सप्लेन करनी है, उसको इजी करके आपने एक्सप्लेन कर दिया या फिर उसको इजी करके आपने प्रेजेंट कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? मेथड्स ऑफ टीचिंग, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग या फिर टीचिंग स्ट्रेटजीज। तो इसको हम बोलेंगे मैक्सिम ऑफ टीचिंग। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन 2, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स। इफ़ेक्टिव मतलब प्रभावशाली जो टीचिंग होती है, पढ़ाने का तरीका, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? टीचर इज़ एक्टिव बट स्टूडेंट मे और मे नॉट बी एक्टिव। टीचर मे बी एक्टिव और इनएक्टिव बट स्टूडेंट्स आर एक्टिव। टीचर इज़ एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ अबव तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाली जो दो ऑप्शन है उनमें टीचर, फर्स्ट ऑप्शन में टीचर एक्टिव है लेकिन स्टूडेंट एक्टिव नहीं है, तो इस हालत में जो टीचिंग है इफेक्टिव हो ही नहीं सकती। सेकंड ऑप्शन में टीचर एक्टिव या इनएक्टिव है लेकिन स्टूडेंट एक्टिव है, तो इस हालत में भी टीचिंग जो है इफेक्टिव नहीं हो सकती। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टीचर इज़ एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव। जब दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तभी टीचिंग जो है इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। इनमें से टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पढ़ाने का मेन मकसद क्या है? टू गिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सिलेबस, प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन, हेल्प द स्टूडेंट इन गेटिंग जॉब्स, या फिर टू डेवलप द थिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट वाला जो हम देख लेते हैं, टू गिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सिलेबस, तो सिर्फ सिलेबस से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देना टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना भी टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि टीचिंग में और भी बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बहुत सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। हेल्प द स्टूडेंट इन गेटिंग जॉब, बच्चों को जॉब्स दिलाने में मदद करना ताकि बच्चों को आसानी से जॉब मिल जाए, तो ये भी टीचिंग का पर्पस नहीं है। मेन पर्पस टीचिंग का क्या है? टू डेवलप द थिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की जो सोचने की क्षमता है उसको डेवलप करना, बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना ही टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो सही है? ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च आर स्टेटेड इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ थीसिस। जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हम लिखते हैं, तो जो उसके ऑब्जेक्टिव है हम फर्स्ट, हमारे थीसिस के फर्स्ट चैप्टर में लिखते हैं। रिसर्च मस्ट पोजेस एनालिटिकल एबिलिटी, जो रिसर्चर है, जो रिसर्च कर रहा है, उसकी जो एबिलिटी है वो एनालिटिकल होनी चाहिए, मतलब उसको थोड़ा एनालिटिकल तरीके से सोचना आना चाहिए। वेरिएबिलिटी इज़ द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। तो इसका आंसर है, ये हमारी सारी ऑप्शंस करेक्ट हो जाती हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ फीजिबल ओनली व्हेन। एक जो रिसर्च प्रॉब्लम है कब पॉसिबल हो सकती है? इट हैज़, फीजिबल मतलब कन्वीनियंट तरीके से कोई काम का हो जाना, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इट हैज़ यूटिलिटी एंड रेलेवेंस, जब इसमें यूटिलिटी और रेलेवेंस हो। इट इज़ रिसर्चेबल, जब ये रिसर्चेबल हो। इट इज़ न्यू एंड ऐड समथिंग टू द नॉलेज, जब ये कुछ नॉलेज में हमारी में ऐड कर रही हो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डाटा कलेक्शन मेथड। इनमें से कौन सा जो है डाटा कलेक्शन का मेथड है? फर्स्ट ऑप्शन है द ओपिनियन, पॉजिटिविज्म, द केस स्टडी, द इंटरव्यू। तो इसका सही आंसर है द इंटरव्यू, ये डाटा कलेक्शन का मेथड है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फैलेसी इज़ अ। फैलेसी क्या होती है? फैलेसी एक ट्रू आर्ग्यूमेंट होती है या फॉल्स आर्ग्यूमेंट होती है, वैलिड आर्ग्यूमेंट होती है या फिर इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होती है? तो ये बहुत इजी है, फैलेसी जो होती है वो फॉल्स आर्ग्यूमेंट होती है।
तो ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन। इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो किस पे बेस्ड होती है, किस पे आधारित होती है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, यूनिटी ऑफ नेचर या फिर लॉज ऑफ द नेचर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। टू बी क्रिटिकल थिंकिंग मस्ट बी। एक क्रिटिकल होने के लिए, एक क्रिटिक बनने के लिए हमारी थिंकिंग जो है, किसी चीज़ का आलोचक बनने के लिए हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, हमारी सोचने की शक्ति कैसी होनी चाहिए? प्रैक्टिकल, सोशली रेलिवेंट, इंडिविजुअल इज सेटिस्फाइंग, एनालिटिकल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एनालिटिकल। क्रिटिकल होने के लिए हमारी थिंकिंग का एनालिटिकल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ICT स्टैंड्स फॉर। ICT की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कैपेबल टेक्नोलॉजी, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन थ्रू सीडीज। एजुकेशन थ्रू सीडीज इनमें से किस कंटेक्स्ट में आती है? तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में डिफरेंस। सिंक्रोनस मतलब कोई चीज़ सेम टाइम पे दो जगह पे हो रही है, असिंक्रोनस मतलब वो चीज़ सेम टाइम पे नहीं हो रही है। सिंक्रोनस में फीडबैक साथ साथ मिलती है, असिंक्रोनस में फीडबैक उसी समय नहीं मिलती है। तो इसका जो सीडी से अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं तो हम फीडबैक तो दे ही नहीं सकते। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, असिंक्रोनस। नेक्स्ट है अव्यू, द सॉफ्टवेयर दैट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द NME ICT इज़ बेसिकली डेवलप्ड फॉर। जो एव्यू नाम का सॉफ्टवेयर है वो किसके लिए डेवलप किया गया है? ऑप्शंस हैं टीचर्स ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स ट्रेनिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टीचर्स ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। जो इकोसिस्टम टर्म है इसको किसने कॉइन किया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। आर्थर टैम्सली, A.L. गौर, आर्हीनियस, मोबियस। तो इनमें से किसने इकोसिस्टम को कॉइन किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आर्थर टैम्सली। नेक्स्ट है ऑल द एनर्जी इन फूड चेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम। फूड चेन में जो सारी एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है? प्लांट्स, सी, सन या फिर ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सन। सारी एनर्जी फूड चेन जो होती है उसमें सन प्रोवाइड करता है। द वेरियस लेवल्स थ्रू विच एनर्जी पासेज इनटू एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड। अलग अलग लेवल्स जहाँ से एनर्जी पास होके इकोसिस्टम में आती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कंज्यूमर्स, ऑटोट्रॉफ्स, ट्रॉफिक लेवल्स या फिर ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। आई होप ये आपको पता होगा। 15 का है ऑप्शन नंबर 3, ट्रॉफिक लेवल्स। आई होप आपने अपने मार्क्स काउंट किए हैं साथ साथ में, तो अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। स्टे ट्यून्ड फॉर more lectures till exam. Thank you. Thanks for watching.